हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अरोरा क्लासेस। कैसे हो आप सब? तो इन लास्ट 3 सेशंस वी जस्ट कवर्ड अप द कमिटी ऑफ हायर एजुकेशन विच इज़ related to our paper 1 unit 10 which is called higher education. So today we start our commerce session which is also helpful for the management studies or management students. So in commerce, firstly we start with the business management unit. In business management, today we start with the theories of management which is very important topic of business management और इसमें से हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. तो theories are basically a concept और हम इसे एक strategy भी बोल सकते हैं for the organization और for the business concept to how to run their organization. यानी कि उनको organization कैसे run करना चाहिए, theories उन पे organization उन पे depend कर सकते हैं. बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि organization सिर्फ एक wholly या singly एक theory पे depend नहीं हो सकते हैं, पर बहुत सारी theories को merge करके या बहुत सारी theories की study करके वो लोग अपने organization को कैसे run करना है इसके बारे में study कर सकते हैं. तो हम start करते हैं आज का हमारा session. We start with the theories of management. In theories of management, we have 4 types of theory. First one is classical approach, second one is neoclassical approach, थर्ड वी हैव क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड द फोर्थ इज़ मॉडर्न अप्रोच. तो आज हम स्टडी करेंगे क्लासिकल अप्रोच के बारे में. क्लासिकल अप्रोच में हमारे पास है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच विच इज़ गिवन बाय मैक्स वेबर इन 1900. Second one we have scientific approach by F.W. Taylor in 1910 and third one is administrative approach by Henry Fayol. तो आज हम ओनली स्टडी करेंगे हमारे क्लासिकल अप्रोच के बारे में. So let's start. हम क्लासिकल अप्रोच में हमारे पास है सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी डेवलप्ड बाय मैक्स वेबर इन 1900 इंक्लूडिंग 2 असेंशियल फैक्टर इन द थ्योरी. यानी कि इस थ्योरी में बेसिकली 2 असेंशियल फैक्टर को ऐड किया गया था विच इज़ फर्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू हायरार्की. यानी कि एक चेन सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन को रखना था. और दूसरा था क्लियरली डिफाइंड रूल. यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको बहुत रिजिड कर दिया गया था इंस्टेड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. यानी कि मतलब रूल्स और रेगुलेशन बेस्ड कर दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन को और एक चेन सिस्टम में बांध दिया गया था. इसको हम वेबेरियन अप्रोच थ्योरी या ब्यूरोक्रेसी थ्योरी भी बोल सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी stress to operate an organization in rational effective way instead of using irrational approach of emotions intentions of owner manager. यानी कि बेसिकली यही बोल रही है कि हमें रैशनल होके यानी कि सेंसिबल होके हर चीज़ को देख समझ के उसके बाद डिसीजन लेना है, ना कि इनरेशनल अप्रोच को एक्सेप्ट करके. He found different characteristics in bureaucratic that effectively conduct decision making, resource control, protecting workers and fulfillment of organization goals. यानी कि मीन्स हमें जो कुछ भी डिसीजन लेने या जो कुछ भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में या ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जो भी हमें डिसीजन लेने हैं वो भी हम बहुत रेशनल होकर और बहुत इफेक्टिव वे में लेंगे, ना कि इनरेशनल होकर और इनरेशनल अप्रोच को एक्सेप्ट करके. नेक्स्ट वी हैव नॉट सूटेबल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो हमारी मिलिट्री या जो हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो अप्रोच अप्लाई होती है वो भी ब्यूरोक्रेटिक ही होती है. यानी कि चेन सिस्टम होती है कि हिरार्की में सब चीज़ें फॉलो करनी होती है. यानी कि सब ऑर्डिनेट से पहले उसके ऊपर वाला जाता है फिर और उसके ऊपर पोस्ट वाली जाता है. यानी कि चेन सिस्टम होता है. यानी कि मीन्स लोअर टू अपर और अपर टू लोअर एक चेन बेस्ड सिस्टम को हम फॉलो करते हैं. वेबर एक्सप्लेन 6 प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच. इन्होंने 6 प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के भी बताए थे. प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर, चेन ऑफ कमांड पहले भी बताया गया है, चेन ऑफ कमांड, सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड ऑफिशियल प्रॉपर्टी. यानी कि पर्सनल और ऑफिशियल प्रॉपर्टी को अलग रखना है. एप्लीकेशन ऑफ कंसिस्टेंट कंप्लीट रूल्स, सिलेक्शन एंड प्रमोशन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन. यानी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे सिलेक्शन और उनका प्रमोशन होगा. ट्रेनिंग इन जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड स्किल्स. उसके बाद है इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. सोशल की स्पेलिंग इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है. सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. और इन्हें फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है. किसको? मैक्स वेबर को फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी. नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज़ गिवन बाय F.W. Taylor. इन्हें
इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे क्या? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि हमें साइंटिफिक सिलेक्शन करना है, ना कि रूल ऑफ थंब पे। रूल ऑफ थंब बेसिकली होता क्या है? रूल ऑफ थंब होता है कि हम पास्ट बेसिस पे या हमारी हिस्ट्री के बेसिस पे, ओपिनियंस के बेसिस पे, वोट्स के बेसिस पे हम लोग डिसीजन करते हैं। बट इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हमें साइंटिफिक अप्रोच को एक्सेप्ट करना है, ना कि रूल ऑफ थंब को, यानी कि हमें साइंटिफिक वे में हमारे डिसीजन लेने। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि सबको कनेक्टिंग होके काम वर्क कंप्लीट करना है, ना कि अलग अलग होके। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, यानी वही सेकंड वाला, यानी कि सबके कोऑपरेशन से काम होगा, इंडिविजुअल किसी के लिए कोई अलग से रूल नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, मैक्सिमम आउटपुट, इक्वल डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सबको इक्वल डिवीजन होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ना किसी को कम और ना किसी को ज़्यादा। टेक्निक्स क्या हैं? टेक्निक्स हैं ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फंक्शनल फॉर्मेनशिप 8 पर्सन ग्रुप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप होता क्या है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप होता है कि प्लानिंग को प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट होता है उससे अलग कर दिया, यानी कि सब काम के लिए अलग अलग एक स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल को हम लोग एक प्रोफेशनल के द्वारा उस काम को एग्जीक्यूट किया जाता है या उस काम को कंडक्ट किया जाता है। इसे हम ऑल्सो प्रोविज़न ऑफ एक्सपर्ट इन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। फंक्शनल फॉर्मेनशिप होता क्या है? इसमें 8 लोगों का एक ग्रुप होता है, विच इज़ 8 पर्सन्स ग्रुप, जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट दोनों को अलग अलग किया जाता है। और ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होते हैं उनमें 4 हेड होते हैं जो हर एक चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे लाइकवाइज स्पीड बॉस is responsible for timely completion of job. Inspector is responsible for maintenance quality of work. Maintenance and gang boss or gangman is responsible for keeping machines and tools ready for the work. और maintenance वाला जो होता है हेड, वो machines और जो tools होते हैं उनको प्रॉपर कंडीशन में, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर वी हैव प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही होता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड होते हैं और हेड का अलग अलग चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइकवाइज रूट क्लर्क इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। इंस्ट्रक्शन क्लर्क इज़ रेस्पॉन्सिबल टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट। एंड डिसिप्लिनरियर हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड डिसिप्लिन। हमारे पास टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ साइंटिफिक साइंस सेटिंग, यानी कि साइंटिफिक साइंस सेटिंग को ध्यान में रखते हुए सब कामों को करना है। उसके बाद वी हैव डिफरेंट वेज प्लान। डिफरेंट वेज प्लान का मीनिंग क्या है? डिफरेंट वेज प्लान यानी कि हर एम्प्लॉय के लिए एक डिफरेंट वेज प्लान होना चाहिए। जो एम्प्लॉय जिस अकॉर्डिंग काम कर रहा है हमें उस अकॉर्डिंग उसका वेज प्लान यानी कि उसकी सैलरी उस अकॉर्डिंग डिसाइड करनी चाहिए। मीन्स कि कोई अगर एम्प्लॉय कोई किसी काम को या किसी वर्क को उसकी डेडलाइन से पहले कंप्लीट करता है तो हमें उसकी सैलरी या एक्स्ट्रा सैलरी देनी चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। जो साइंटिफिक के बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे एम्प्लॉय या जिससे वर्कर हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से और स्किलफुल मैनर में कर पाएँ। स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए। टास्क की प्लानिंग होनी चाहिए। वर्क स्टडी में हमारे पास क्या है? मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी है, टाइम और फटीग स्टडी है। मेथड स्टडी में हम बेस्ट मेथड फाइंड आउट करते हैं जिससे हम जो मटेरियल का डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस मटेरियल ट्रेवल करता है उसको रिड्यूस कर सकें और टाइम कम कंज्यूम हो। मोशन स्टडी में हम एलिमिनेट करते हैं जो यूजलेस मोशन होते हैं, यानी कि जो वर्कर मशीन पे काम कर रहे हैं और अगर एक्स्ट्रा मूवमेंट कर रहे हैं तो हम उस यूजलेस मूवमेंट को एलिमिनेट करते हैं जिससे हमारा टाइम बच सके और अच्छे से प्रोडक्टिविटी बाहर आ सके। टाइम और वर्क स्टडी में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी काम को करने के
लिए कितना टाइम हमें चाहिए, और फटीग स्टडी में हम वर्कर के जो रिलैक्स मोड होता है या कितने टाइम के बाद उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए अपने काम को करने के लिए, उस पर हम ध्यान देते हैं। तो ये हो गई टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इज़ गिवन बाय हेनरी फ्योल। डेवलप्ड जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट था। इन्होंने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, विच इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSDC। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है POSDC, विच इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी दिए थे। ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं। इनकी ट्रिक ये आप लोग रीड करो, इसकी एक ट्रिक मैंने यहाँ नीचे दी है, विच इज़ डैड क्योर SSEIOU, यानी कि डैड क्योर हिज 3 सन, डैड क्योर हिज 3 सन फ्रॉम वायरस EIOU। और इसका जो पूरा है वो मैंने ऊपर यहाँ पे आप इसमें आपको सब मिल जाएगा। डिवीज़न ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन, रेम्यूनरेशन, ऑर्डर, स्केलर चेन, इनिशिएटिव, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एस्पिरिट दे क्रॉप्स, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि डिवीज़न ऑफ वर्क मीन्स हम जो सारा काम है उसको डिवीज़न कर देंगे, उसको बांट देंगे उन काम के अकॉर्डिंग। डिसिप्लिन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यानी कि एक कमांड पर ही सबकी यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि सब अलग अलग कमांड को फॉलो कर रहे हैं। इक्विटी होनी चाहिए, यानी कि सबको जो जिस लायक है उसके अकॉर्डिंग वेजेस या उनका जो वर्क है उस अकॉर्डिंग दिया जाए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब लोग एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर लेंगे। जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए, रेम्यूनरेशन पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि सबको उनके काम के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन देना चाहिए। एक ऑर्डर होना चाहिए, स्केलर चेन होनी चाहिए, यानी कि सब जैसे ब्यूरोक्रेटिक में होता है कि हम लाइन वाइज फॉलो करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए कि उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो इसमें स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट दिया गया कि लोग हॉरिजॉन्टली भी अपने जो मैनेजर है उनसे कांटेक्ट कर पाएँ। इनिशिएटिव लेना चाहिए, यानी कि जो वर्कर हैं उनको इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपने दिमाग में जो उनके इनिशिएटिव लेना चाहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में जो अपने न्यू आइडिया देना चाहते हैं वो खुल के बोल पाएँ। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। जहाँ सेंट्रलाइजेशन की नीड है वहाँ सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पावर एक हाथों में या जो मेन हेड्स होते हैं उनको दे दी जानी चाहिए। और डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि वर्क का डिवीज़न कर देना चाहिए और सबको स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देना चाहिए। एस्पिरिट दे कॉर्प्स, यानी कि यूनिटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म जो अप्लाई करते हैं एम्प्लॉय उनको हटा के हम जो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एम्प्लॉय रखने चाहिए, ऐसा। इसकी ट्रिक है यहाँ पे डैड क्योर SSEIOU, also known as father of administrative management, father of modern management, father of principle of management, Francis Bacon of management। हेनरी गैंट चार्ट है हमारे पास। जो हेनरी कौन थे? हेनरी फ्योल थे, एसोसिएट ऑफ टेलर। इन्होंने टेलर को एसोसिएट किया था। की कंट्रीब्यूटर थे क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी ने। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने गैंट चार्ट दिया था और इन्होंने टास्क एंड बोनस सिस्टम को लॉन्च किया था जो विजुअल प्रेजेंटेशन में था। ये क्लासिकल अप्रोच के तीनों थ्योरीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इन तीनों में डिफरेंस है, आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। Thank you for today. For more updates and PDF, please follow me on Telegram channel. This is my Telegram channel link, Aurora Classes for Net JRF। और Instagram पे मुझे फॉलो करने के लिए Aurora Classes 05 पे प्लीज़ विज़िट कीजिए। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।